तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने जीएस स्टडी हब पे। ठीक है ना। तो मैं बप्पी कुमार आज की इस मजेदार सेशन में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 वाले अभ्यर्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का टॉप टेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हाँ, रट्टा मार लो क्योंकि 20 फरवरी को यही छपने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, 20 फरवरी को यही क्वेश्चन में से आने वाला है। मैं अभी क्या बोलूँ, आप जब 20 फरवरी को एग्जाम दे के आओगे तो मिला लेना दोस्तों। ठीक है ना, एग्जाम दे के आओगे तो मिला लेना। ठीक है ना, 99% क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम जो टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए एकदम पहले देखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद बातचीत तो लगी रहेगी। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी विशेष महत्व रखता है। इसमें सभी वर्ग और सभी समूहों को शासन में भागीदारी मिलता है। सभी वर्ग और सभी समूहों में शासन में भागीदारी मिलता है। इससे किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह के पास सत्ता केंद्रित नहीं होती है और लोगों के बीच टकराव कम होता है और देश में एकता व स्थिरता बनी रहती है। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। हाँ, और ये देखिएगा दोस्तों। ठीक है ना, अरे मैं ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं लाता हूँ यार। देखो क्वेश्चन देखो, 15 में पूछा गया। देखिएगा, 15 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19, 20, 22। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या लाए? क्या? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों। बंधुआ मजदूर किसे कहा जाता है? ठीक है ना। बंधुआ मजदूर उसे कहा जाता है जो मजबूरी या कर्ज के कारण किसी व्यक्ति या मालिक के यहाँ काम करने के लिए मजबूर होता है। ठीक है ना। बंधुआ मजदूर किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? बंधुआ मजदूर उसे कहा जाता है जो किसी न किसी मजबूरी के कारण कर्ज लिया हो। ठीक है ना, किसी न किसी मजबूरी के कारण क्या होता है दोस्तों, कर्ज लिया हो या किसी व्यक्ति या मालिक के यहाँ काम के लिए मजबूर होता हो। वह अपनी इच्छा से काम नहीं छोड़ सकता है। ठीक है ना, इच्छा से काम नहीं, हमको काम पसंद नहीं है फिर भी हम वो काम नहीं छोड़ सकते, मजबूरी में हमको काम करना पड़ेगा। और अक्सर उसे बहुत कम या बिल्कुल भी मजदूरी नहीं मिलती है। ठीक है ना। तो ऐसे मजदूरी करने वालों को क्या कहा जाता है दोस्तों? बंधुआ मजदूरी। समझिएगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी के मतलब घर में बेटी बहन किसी का भी शादी है। ठीक है ना, उसमें मतलब शादी करने में वो कर्ज लिया। क्या लिया दोस्तों? कर्ज लिया, किसी के पास कर्ज लिया। ठीक है ना। अब वो कर्ज के बदले वो काम कर रहा है। ठीक है ना, काम कर रहा है। अब उससे मान लो कि लोहा उठवा रहा है। क्या कर रहा है? लोहा उठवा रहा है, कचरा साफ करवा रहा है, जो कि काम उसको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए भी उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, ना चाहते हुए भी उसको काम करना पड़ेगा। और यही जो मतलब मन के विरुद्ध जो काम करना पड़ता है, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बंधुआ मजदूर। क्या क्या कहा जाता है? बंधुआ मजदूर कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। और इसके बदले देखो, चलो ये भूल जाओ, कर्ज लिया किसी और के पास, कर्ज अब काम कर रहा है किसी और के पास, लेकिन फिर भी वो काम नहीं छोड़ सकता है। क्यों नहीं छोड़ सकता? कि अगर काम छूट गया तो फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मतलब ऐसा काम मिलेगा, अरे काम उसको पसंद नहीं है, या उसमें उस काम में उसको पैसा जो है ना अच्छा खासा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है मजबूरी पे। तो वो मजबूरी पे जो काम कर रहा है उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बंधुआ मजदूर कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, बंधुआ मजदूर कहा जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म या समुदाय को श्रेष्ठ मानकर अन्य धर्म या समुदाय के प्रति भेदभाव या विरोध की भावना रखता है। इससे समाज में तनाव और हिंसा उत्पन्न होता है। देखिएगा, समझिएगा। ठीक है ना। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता वह भावना है। जैसे मान लो कि हम एक हिंदू हैं या मुस्लिम है। क्या है? मुस्लिम है, हिंदू या मुस्लिम या सिख है, कुछ भी है। ठीक है ना, सिख है। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम या सिख कुछ भी है। ठीक है ना। अब हम तो मतलब मान लो कि हिंदू है। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि मुस्लिम हमको पसंद नहीं है। ठीक है ना, पसंद नहीं है,
जैसे मुस्लिम जो धर्म है वो हमको पसंद नहीं है, तो वो धर्म को हम पसंद नहीं कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन उसके वो धर्म के प्रति जो मेरा मन में जो क्रूरता जो भरा है ना, क्रूरता, वो जो वही क्रूरता को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता कहा जाता है, सांप्रदायिकता कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों, सांप्रदायिकता कहा जाता है। चलो आज अभी अभी क्या है, अभी ये मन में क्रूर भरा है, आगे चल के ये मतलब कब लड़ाई का रूप ले लेगा, कब मतलब हिंसक आंदोलन का रूप ले लेगा ये, ठीक है ना। तो ये एक धर्म वाले के लोग दूसरे धर्म या समुदाय से चलो मैं एक संस्था चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ? संस्था चला रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ये अपना संस्था जो है जीएस स्टडी हब, ठीक है ना, ये तो हमको अरे मेरा मेरा अगर है संस्था तो चलो ये मैं मेरा तो हमको तो पसंद ही रहेगा ना, जैसे मेरा संस्था है, ठीक है ना, मेरा संस्था है तो ये हमको तो पसंद ही रहेगा ना। अरे यार संस्था हमको तो पसंद ही रहेगा ना, पेन भी ऐसा है कि लिखाता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमको तो ये संस्था पसंद है, लेकिन जो जीएस स्टडी हब है ये हमको पसंद है, लेकिन जो दूसरा मान लो कि फॉर एग्जाम्पल दिशा ऑनलाइन क्लास है, चलो हमको पसंद नहीं है, ठीक है ना, हमको पसंद नहीं है, लेकिन चलो हमको पसंद नहीं है तो वो हम अपना मन में उसके प्रति जो क्रूरता भाव जो मतलब उसके प्रति जो सोच रहे ना, वही जो है उसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है, सांप्रदायिकता कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता कहा जाता है, उसी जो वही जो क्रूरता जो मेरा मन में भरा हुआ है उसी को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता कहा जाता है। लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता वह स्थिति है जिसमें समाज पुरुष और महिला के बीच अधिकार, अवसर, शिक्षा, कार्य और सम्मान के मामले में भेदभाव किया जाता है। क्या कहा जाता है? में भेदभाव किया जाता है। इसमें महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार और अवसर दिए जाते हैं। तो देखिए लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है? पहले लैंगिक विभेद समझिएगा। लैंगिक विभेद क्या है? जैसे देखिए हम क्या है, हम पुरुष हैं, ठीक है ना, एक महिला है। अब लैंगिक विभेद जैसे हम पुरुष हैं तो क्या हम ही शर्ट हो गया या पैंट हो गया हम ही पहन सकते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, कहीं पे तो लिखा नहीं है कि महिला शर्ट नहीं पहन सकती है या पैंट नहीं पहन सकती है, ऐसा कहीं पे है? चलो ठीक है, मान लो कि ये है, चलो ऐसा ऐसा अब ये है कहीं पे कि पुरुष है तो ये मोबाइल चला सकता है, महिला है तो ये मोबाइल नहीं चला सकता, ऐसा कहीं पे है? लेकिन ये नहीं होने के बावजूद भी हमारे समाज में ऐसा है कि आजकल के महिलाओं को मतलब मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देता है, अपने ढंग से अपने मन से पहनावा ओढ़ावा नहीं, मतलब कोई अगर शर्ट पैंट पहनना चाह रहा है तो वो पहनने नहीं देता है। तो यही सब जो है ये लैंगिक विभेद कर दिया, यानी महिला हो तो तुम बाल बड़ा रखोगी, महिला हो तो तुम साड़ी पहनोगी, पुरुष हो तो तुम शर्ट पैंट, ये जो विभेद कर रहा है ना, तो यही इसी को क्या कहा जाता है? लैंगिक विभेद कहा जा रहा है, जो बांट रहा है, महिला हो तो तुम ये नहीं करेगी, पुरुष हो तो तुम ये करेगा वो करेगा, जो इसी में जो काम जो बांट रहा है ना, जब पहनावा ओढ़ावा जो कर रहा है, तो यही फैशन के मामले में यही सब क्या है? ये सब क्या है दोस्तों? लैंगिक विभेद है। अब लैंगिक असमानता समझिएगा। लैंगिक असमानता, पुरुष है तो वो करेगा वो, मतलब ये सब क्या है? तो लैंगिक असमानता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर। आशा करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर थोड़ा सा भी हमको मतलब कहीं पे हम नहीं समझा पा रहे तो आप कमेंट में बताइएगा, इससे भी अच्छा तरीका सोचेंगे समझाने के लिए, ठीक है ना। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार का है, किस प्रकार से खतरा है, ठीक है ना। अपना भारत कैसा लोकतांत्रिक देश है ना, तो ये जो सांप्रदायिकता जो है अपना भारत देश के लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है ये हमको बताना है, ठीक है ना दोस्तों। खतरा किस प्रकार है ये हमको बताना है, ठीक है ना। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि यह समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांट देती है। इससे आपसी भाईचारे कमजोर होता है और हिंसा और तनाव बढ़ता है और लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे समानता, सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता को नुकसान भी पहुंचता है, ठीक है ना दोस्तों, समझिएगा। अरे ऐसा आप लोगों को कहाँ समझाने वाला मिलेगा यार, इतना मतलब फुल एक्सप्लेन कर देना, चलो छोड़ो। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि सांप्रदायिकता क्या है कि हमारे मन में जो है, ठीक है ना, चलो हम एक कास्ट लेते हैं, चलो हम ब्राह्मण है, ठीक है ना, ब्राह्मण है और नीचे कास्ट यानी SC ST वाले को मतलब हम पसंद नहीं कर रहे, और जो पसंद नहीं कर रहे हैं उसके प्रति जो हमारे मन में गलत विचार आ रहा है, गलत जो विचार आ रहा है, तो वही क्या है? सांप्रदायिकता। और वो विचार कब लड़ाई का रूप ले लेगा? ये
कोई अथी मतलब वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। सांप्रदायिकता आप देखिए जो ये क्या कर रहा है, समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांट देता है। इससे आपसी भाईचारे कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। अब होगा ही ना कि मतलब जहाँ हम लोग भाई भाई मतलब एक ही गांव में है, कोई ब्राह्मण है कोई SC ST वाला है, अब दोनों के मन में मतलब क्रूरता चल रहा है और हिंसा तनाव बढ़ जाता है, जिससे तो भाईचारा मतलब कमजोर होगा ही ना। तथा लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे समानता, सहिष्णुता समानता देखिए, अब जैसे SC ST है, ठीक है ना, अब उसको मतलब मंदिर में ना जाने देना, ये तो उसका समानता नहीं दे रहा है। सहिष्णुता, राष्ट्रीय एकता, ऐसे लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या होता है दोस्तों, नुकसान पहुंचता है, ठीक है ना, नुकसान पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का शोक किसे और क्यों कहा जाता है। बिहार का शोक पहले ये देखिए, ऑब्जेक्टिव में तो भर भर के पूछा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सा नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। क्योंकि कोसी नदी क्योंकि कोसी नदी क्योंकि कोसी नदी क्योंकि कोसी नदी हर साल विशेषकर बरसात के मौसम में भयंकर बाढ़ लाती है। इसके कारण बार बार तटबंध टूटते हैं, लाखों हेक्टेयर फसल नष्ट हो जाती है, गांव उजड़ जाते हैं और लोगों के जान माल की भारी क्षति होती है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे देखिए अभी बरसात खत्म हुआ, ठीक है ना, कितने मतलब कोई गांव था, क्या था, जवनिया नाम का था गांव, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा यही कोसी नदी डुबा गया दोस्तों, ठीक है ना, डुबा गया एकदम, पूरा गांव ही खत्म हो गया। आप सर्च कीजिएगा, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बहुत सारा यूट्यूब मिल जाएगा। एक चाचा को मतलब जो रोते हुए भाई साहब वो भावुक पल, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, शोक, बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ठीक है ना। भूकंप क्या है, भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं चार कारणों को लिखें। भूकंप 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 के भीतर होने वाले हलचलों भूकंप पृथ्वी के भीतर होने वाले हलचलों के कारण भूपटल पर उत्पन्न होने वाले कंपन को भूकंप कहा जाता है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिससे जिससे जान माल की भारी क्षति होता है, ठीक है ना दोस्तों। भूकंप से बचाव के उपयोग निम्नलिखित है। भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्रों की स्थापना कराना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। भूकंप रोधी भवनों एवं मकानों का निर्माण कराना चाहिए, मकानों को छोटा रखना चाहिए और आयताकार आकार का बनाना चाहिए। सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे चार मतलब अगर हम ये काम करें तो कुछ हद तक हम भूकंप को रोक सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। अपार जान माल की क्षति होती है, ठीक है ना, होती है ना बाढ़ से होने वाली हानियां। फसल डूबकर नष्ट हो जाती है, परिवहन व्यवस्था ठप हो जाता है, यानी यहाँ वहाँ हम नहीं जा सकते, कोई सामान हम नहीं पहुंचा सकते। अरे तो सड़क पे अगर पानी भरा रहेगा तो कोई बस वाला चलेगा, आप ही बताओ, चलेगा? उसको जब रास्ता ही नहीं दिखेगा तो कहाँ चलेगा, तो बस तो खड़ा रहेगा और हमारा भी इधर उधर जाना रोक लग जाएगा, ठीक है ना, जिससे जब जनजीवन प्रभावित होता ही है। महामारियों का फैलना जैसे हैजा डायरिया मलेरिया, ये सब अक्सर बरसात वाले दिन में पड़ता है। बाढ़ कब आता है, बरसातों में ही आता है ना। वनस्पति एवं जीव जंतुओं की क्षति होती है, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था। अब लो देखो 2013, 14, 19, 26, 22, 24, अब हम क्या बोले, अब हम अगर बोलेंगे और अगर आप लोग नहीं भी याद करोगे तो हम इसमें कर ही क्या सकते हैं, अब याद तो नहीं है ना करवा सकते दोस्तों। लुई फिलिप ने गीजो के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है ना, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था, ठीक है ना। लुई फिलिप ने पूंजीपाती वर्ग के साथ रखना पसंद किया, ठीक है ना दोस्तों। उसके पास किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। उसके शासनकाल में देश भूखमरी बेरोजगारी व्याख्यात होने लगी। इसी कारण लोगों ने 1857 की फ्रांसीसी क्रांति कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। देखिए लुई फिलिप था, ठीक है ना, जो एकदम क्रूर शासक था, ठीक है ना, जो गीजो के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुआ, ठीक है, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, यानी कि वो प्रतिक्रिया जो अगर कोई दे रहा है ना तो उसका एकदम कट्टर वो विरोध करता था, ठीक है, यानी कि वो विरोध नहीं, कट्टर वो मतलब प्रतिक्रिया करता था, ठीक है ना। वह किसी भी तरह के वैधानिक सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था, यानी कि सामाजिक और आर्थिक सुधार हो रहा है ना तो उसमें उसको कष्ट ही होगा, यानी कि वो उसका विरोध करेगा, ठीक है ना। लुई फिलिप ने पूंजीपाती यानी बिजनेसमैन के साथ रखना पसंद किया। उसके पास किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। उसके शासनकाल में देश भूखमरी बेरोजगार व्याख्यात होने लगा। इसी कारण 1857 के फ्रांसीसी क्रांति हुई,
ठीक है ना दोस्तों, इसी कारण 1857 की फ्रांसीसी क्रांति हुई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति सन 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई जिसे हरित क्रांति कहते हैं, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। इसमें उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग किया गया तथा इसमें सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई और इस क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है। 1960 में हुआ था हरित क्रांति, ठीक है ना। हरित क्रांति कब हुआ था? 1960 में। और हरित क्रांति के जनक कौन था? तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे। ठीक है ना दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारा 10 क्वेश्चन का जो सेशन था दोस्तों, प्यारा सा सेशन जो था वो हमारा समाप्त हुआ। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो सेशन था 10 क्वेश्चन का, ये पसंद आया होगा। ठीक है ना, पसंद आया होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। और थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।